मन ने मारा है अपनी बेटी ने। आपके केसों का अंत में अंजाम क्या हुआ है? इकबाल शुरू तो वो तो इस केस में शुरू में ही हो गया। गुनहगार से गुनाह कबूल करवाऊं उससे पहले चांद प्रकाश जी से उनकी बेगुनाही कबूल करवानी होगी। पहला वार उनके कंधे पर किया गया था, दूसरे वार से हाथ की सारी नसें कट गई, तीसरे वार से जत्सा। नहीं मारा मैंने अपनी बच्ची को। चंद्र प्रकाश जी, आप बेगुनाह हैं? तो सच क्या है? ये सच है कि उस दिन मैं कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला था अपनी बेटी को धमकाने के लिए कि अगर वो मेरे साथ नहीं लौटी तो मैं सुरेश को वहीं मार दूंगा। लेकिन रास्ते में एक मंदिर पड़ा, दुर्गा माता का मंदिर। ये वही मंदिर था जहां 21 साल पहले मैंने गिड़गिड़ा के मिन्नतें मांगी, तब जाकर मेरे घर पर औलाद हुई। मेरी पहली बेटी पिंकी। मैं सोच में पड़ गया कि जिस खुशी को पाने के लिए मैंने सालों झोली फैलाई, उसे इतने आसानी से लौटा दूंगा? नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसी उधेड़पुर में मैं मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गया और वही मंदिर पर बैठे बैठे मेरा जमीर जागा और मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर उजड़ने नहीं दूंगा। पर दूसरी ओर यह भी ख्याल आया कि पिंकी की इस हरकत से मेरी दोनों बेटियों का गांव में रहना दुश्वार हो जाएगा। सारी रात इसी उधेड़पुन में मैंने गुजार दी। मैंने इरादा बना लिया कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी बेटी का बसा हुआ घर नहीं उजड़ने दूंगा। कुल्हाड़ी को मैंने वहीं मंदिर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। सुबह उठा, घर लौटने की तैयारी कर रहा था कि रास्ते में पुलिस ने थाम लिया। दरोगा जी बोले कि सुरेश और पिंकी का कत्ल हो गया है। वो खबर सुनकर मैं अंदर से हिड़ गया, मेरा कलेजा फट गया। फिर एहसास हुआ कि मैं एक बेटी ने तो नहीं बचा सका, बाकी दो ने बचा लूं। और मैंने फैसला किया कि पिंकी और सुरेश की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूंगा। गांव वाले और पंच लोग यही कहेंगे कि गलती तो हुई है, लेकिन सुधार भी लिया है और मेरी दो बेटियों का भविष्य सुधर जाएगा। साहब, इसीलिए मैंने ये सब। सुंदर है, बहुत सुंदर। थारा जमीर उस दिन मंदिर में ना जागा था चंद्र प्रकाश, बल्कि अभी अभी यहीं जागा है, वो भी केटी जी की दिल छोड़ने वाली कहानी सुनकर। वाह! इसलिए तुम अपने किए को झुटला रहे हो, लेकिन सच वहीं का वहीं है कि खून तुमने ही किया है। भरद्वाज जी, क्या कहा था आपने? द केस इज ओवर। सॉरी माय फ्रेंड, बट द केस हैज जस्ट बिगन। शुरुआत है अभी। जज साहब, चांद प्रकाश जी के कथन के अनुसार इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी माता जी के मंदिर के पीछे वाली झाड़ियों में डाली। अब कानूनन हमारा फर्ज बनता है कि उन झाड़ियों की तुरंत तलाशी ली जाए।
और अगर इनकी कुल्हाड़ी वहां मिल जाती है तब तो इनका सच प्रमाणित हो जाता है। तलाशी तो होगी, लेकिन केडी तुम ये भूल रहे हो कि इस केस में चंद्र प्रकाश का कोई अपना इकलौता बयान तो है नहीं, क्योंकि उसके खिलाफ और भी कई बयान हैं। और योर ऑनर, सबसे अहम है सरपंच के बेटे सोनू का बयान, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चांद प्रकाश ने हत्या की है। खेड़ी साहब, जज साहब, अक्सर अदालत में गवाह झूठ भी बोलते हैं। क्यों न एक बार फिर सोनू जी को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछा जाए कि अब कहना के साहब जे चांद प्रकाश ही पलट के झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखा से घाणोरा के तबेले में इनको पिंकी और सुरेश ने मारते देखा, और दर्शक की तरह वहां खड़े रहे। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, पिंकी सुरेश को बचाने का प्रयास नहीं किया, बस खड़े खड़े देखते रहे। मैं कोई फिल्म का एक्शन हीरो ना हूँ जो बीच में कूद पड़ता, और जो बीच में कूद पड़ता तो यहाँ पिंकी सुरेश के साथ मारी मौत का भी केस लड़ा जा रहा होता। राक्षस से भी भयानक था ये उस टाइम। आप डर के भाग गए। चलो कोई बात नहीं। सोनू जी, अपने पिता के आदेश पर आप चांद प्रकाश जी का पीछा करते हुए रात में अपनी मोटरसाइकिल पर कालकोरा से घनौरा गए थे। गया था जी। तो इतना समय आपको लगा वहां पहुंचने में? अरे जो लगते हैं 10-15 मिनट, सीधे 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 10-15 मिनट। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू जी, सीधा सीधा रास्ता कालकोरा से घनौरा जाता है। उस पर एक पुल है जिस पर मरम्मत का काम चल रहा है। मेरी जानकारी ये कहती है कि हत्या की रात उस पुल पर काम चल रहा था, जिसके कारण से वो पुल बंद था। अब एक ही रास्ता बचता है घनौरा पहुंचने का, मेन हाईवे, द्रुत गति मार्ग, जहां से अगर जाए तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगता है। आप 15 मिनट में कैसे पहुंच गए? अरे इसका अर्थ ये हुआ सोनू जी कि आप भी चांद प्रकाश जी की तरह उस रात घनौरा गए नहीं। जब आपने चांद प्रकाश जी को वहां देवी के मंदिर में देखा, आप वहीं से कालकोरा लौट गए। क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं। अब बताइए सोनू जी कि इतने सभ्य व्यक्ति के विरुद्ध आपने अदालत में झूठा बयान क्यों दिया? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। आखिरकार आपने यहाँ पर अजनबी होने का सबूत दे ही दिया। भाई माना के कालकोरा से घनौरा जाने तक का पहला रास्ता है पुल का, माना, और दूसरा रास्ता, लंबा रास्ता है मेन हाईवे, ये भी माना। पर केडी साहब, एक तीजा रास्ता भी है जो बथुआ की कच्ची पगडंडी से लगते हुए मोहेरा के बाईपास वाली रोड पे खुले हैं, और वहां पे केवल बाइकें जा सकें। और उस रास्ते से घनौरा तक पहुंचने के लिए योर ऑनर लगे हैं केवल 15 मिनट। अरे हाँ साहब जी, एकदम सही। मैं उसी रास्ते से तो गया था। हर खबर किसी नक्शे में नहीं मिलती केडी साहब। कुछ बातों के लिए यहां सालों साल रहना पड़ता है, समझे? यह अदालत परसों 11 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। धीरज रखिए लाजवंती जी। ऐसा सोचिए कि आपके पति ने अपना बयान बदलकर हमारा काम आसान कर दिया। बहुत जल्द असल हत्यारे तक। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। कैसी गलती? अदालत में असल सच ना बोलने की साहब। उस रात जब पिंकी और सुरेश का हत्या हुआ था, हमने अपनी आंखों से सुरेश के चचा महेंद्र प्रकाश को अपनी मोटरसाइकिल पर घनारा की दिशा से आते हुए देखा था साहब।
और उनके कुर्ते पे खून के लाल धब्बे थे साहब। तो ये बात अदालत में क्यों नहीं की तुमने? वो महेंद्र जी ने हमें बुरी तरह से धमकाया था कि अगर ये बात हमने अदालत में बोल दी तो जो हाल पिंकी का हुआ है वो भी हमारे साथ होगा। पूरे गांव में सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ अगर कोई था तो वो था महेंद्र सिंह। हमारे घर आकर 4 बार हमें धमकी भी देकर गया। तब तो खून महेंद्र सिंह ने किया होगा। तुम अदालत में बयान दोगी? वो हमारी जान ले लेगा साहब। नहीं साहब। कितने समय से पिंकी तुम्हारी सहेली थी? 4 साल की उम्र से साहब। अक्सर पारिवारिक रिश्तों से दोस्ती का रिश्ता बड़ा होता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी जगह पिंकी होती तो क्या बयान देती? वो भी जरूर गवाही देती साहब, वो जरूर गवाही देती। वरुण, जा घर छोड़ा। बी केयरफुल। जी सर। कल बयान देना है अदालत में। अरे छोरे, थारी फटफटी खराब होगी के? ये हरियाणा का तेल से ना चलेगा। भी तो बाइक की बिगड़ी है बिट्टा। जे हम बिगड़ गए ना तो तेरी और तेरे उस केडी की बिगड़ी कोई ना बना सकेगा। समझा दीजो अपने उस वकील ने। क्या होया महेंद्र सिंह जी? पसीने क्यों छूट रहे हैं भाई आपके? दरवाजे पर कोई है जी, देखिए ना। कौन खुजली कर रहा है? ओके। आपको पूरा विश्वास है कि जो छींटे आपने महेंद्र सिंह जी की कमीज पर देखे थे वो खून के छींटे थे? जी, मैंने देखा था। मैंने जब इसे कल इस लौंडे के साथ देखा था तभी समझ गया था कि ये कोर्ट में जहर उगलेगी। आप उस रात कनौरा से आ रहे थे महेंद्र सिंह जी? जी हाँ, उसी पगडंडी से आ रहा था। ठेके की वसूली करने गया था कनौरा। और आपकी कमीज पर खून के छींटे थे? हाँ थे। अरे वकील साहब कुछ बोलो ना। घबरावे मत महेंद्र प्रकाश, मैं कहना नहीं यही हूं। ये कमीज वही है जो उस रात महेंद्र प्रकाश ने पहनी थी। और योर ऑनर, पाठक जी और देवगी जी का कहना बिल्कुल सही है। ये कमीज खून से सनी हुई है, लेकिन ये खून के निशान सुरेश और पिंकी से तो दूर किसी इंसान के भी ना है योर ऑनर। सर जी, वकील साहब एकदम ठीक कह रहे से। वो हमारी बाइक के आगे एक खरगोश कट गया था और उसी के खून के छिट्टे हमारी कमीज पे आ गए थे। मोटरसाइकिल के पहिए के नीचे खरगोश आ गया और खून के छींटे इतने ऊपर तक आ गए। अब जनाब केडी जी कुछ भी सोचे हैं, लेकिन सच्चाई तो यू ही है। और इन कुर्ते पे लगे खून के दागों को साबित करेगी ये फोरेंसिक रिपोर्ट योर ऑनर। ये खून खरगोश का ही है, बनी रैबिट। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मुझे संदेह है कि कमीज को बदल दिया गया है, इसलिए मैं देवकी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा।
इजाजत है। देवकी, ध्यान से देखकर बताओ कि क्या ये वही कमीज है जो उस रात महेंद्र सिंह जी ने पहनी थी या कोई दूसरा? जी हम ठीक से नहीं कह सकते, शायद यही है या फिर। योर ऑनर, शायद वायद की कोई गुंजाइश ही ना है, सीधा साधा वही कमीज है बस। महेंद्र जी, अगर ये कुर्ता वही है और इस पर खरगोश का खून लगा हुआ है, तो फिर आपने देवकी को धमकी क्यों दी थी कि अगर अदालत में इसने कुछ कहा तो आप इसका वही अंत करोगे जो पिंकी का हुआ है? सर जी, बात यो है, जब गेहूं पिसता है ना तो घुन भी उसके साथ पिस जाता है। अच्छा, दुनिया जाने थी कि सुरेश और पिंकी के रिश्ते के खिलाफ सबसे ज्यादा मैं ही हूं, और ऐसे में हमारे साथ वो खरगोश वाली घटना होगी, हमारे पे उंगली उठती तो कौन हमारा यकीन करता? अरे ये तो अच्छा हुआ कि भारद्वाज जी ने हमें बता दिया था कि खून की जांच हो सकती है, वरना ये लौंडिया तो हमें अंदर करवा के रहती। और सर जी, ये लौंडिया होती कौन है हम पे उंगली उठाने वाली? चांद प्रकाश जी और कपिल के अलावा केवल ये जाने थी कि सुरेश और पिंकी किस छुपे हैं, और इसमें कोई शक ना कर रहा। इसका फैसला अदालत नहीं, पंचायत करेगी, पंचायत। शांत हो जाइए मिस्टर महेंद्र सिंह। मिस्टर पाठक, आपको इनसे कुछ पूछना है? इनसे तो कुछ नहीं पूछना है, लेकिन हाँ, पुलिस से अवश्य पूछना चाहूंगा कि मंदिर के पीछे झाड़ियों में उन्हें वो कुल्हाड़ी मिली या नहीं। ना जी, पूरी झाड़ियों का चप्पा चप्पा छाण मारा हमने, कुल्हाड़ी तो दूर, एक कैंची भी बरामद ना हुई। सरकार, पुलिस को लागे है कि ये आदमी मनगढ़ंत कहानियां बना करके हम सबको बना रहा है। इसी ने उसे नदी में फेंका है मर्डर वर्डर करके। बहुत सुंदर इंस्पेक्टर साहब, लेकिन योर ऑनर, वो कुल्हाड़ी ना तो झाड़ियों में है और ना ही किसी नदी में। कुल्हाड़ी है हमारे पास। ऑर्डर ऑर्डर। के पाठक जी, हमारे पिटारे से आंखें तो ना चौड़ दिया गई। योर ऑनर, कल रात को हमारा कोई गुप्त शुभचिंतक हमारे दरवाजे के सामने एक कुल्हाड़ी छोड़ गया था। चंद्र प्रकाश जी, देखिए तो, ये कुल्हाड़ी कहीं आपकी तो ना है? जी वकील साहब, करेक्ट, क्योंकि इस कुल्हाड़ी पर जो निशान हैं वो चांद प्रकाश जी की उंगलियों के ही हैं, और इसके अलावा इसकी तेज तरार धार के ऊपर भी कुछ निशान हैं योर ऑनर, सुरेश और पिंकी के खून के निशान। वकील साहब, ये कैसे संभव है? मतलब मारोगे, काटोगे, खून ना बहेगा के? जज साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कुल्हाड़ी को किसी ने झाड़ियों में से चुरा कर उसके बाद इस पर पिंकी और सुरेश का खून लगाया हो। अरे बहुत सुंदर गेडी साहब, बहुत सुंदर। मौके के 10 दिन बाद वो खून आएगा कहां से? वो खून 10 दिन में सूखना गया होगा। और वैसे भी योर ऑनर, रिपोर्ट के अनुसार इस कुल्हाड़ी पर जो खून मिला है वो उसी दिन का है जिस दिन कत्ल हुआ था। अब बोलिए पाठक जी, अब तो कुल्हाड़ी का खून भी चीख चीख के बोल रहा है कि ससुर कातिल कौन है। तो ये कहना चाह रहा है कि सब मिले हुए? जी, सोनू, महेंद्र प्रकाश, सरपंच, इन सबकी मिलीभगत लगती है। और अब चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी प्रोसिक्यूटर भारद्वाज को देकर ये पक्का कर रहे हैं कि उनका इस केस में कोई हाथ नहीं। प्रश्न ये उठता है कि
चांद प्रकाश उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? अपनी बेटियों के लिए? जी सर, दैट्स द रीजन। अगर ऐसा है तो एक बात तो स्पष्ट है वरुण, कि जो कुल्हाड़ी अदालत में बतौर सबूत पेश की गई है उस कुल्हाड़ी से हत्या नहीं हुई। हत्या किसी और कुल्हाड़ी से हुई है, और जब तक वो कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती सच सामने नहीं आ सकता। भाई मारे को एक बात समझ में ना आ रही कि भारद्वाज के घर के बाहर, वो भी आधी रात को, वो कुल्हाड़ी रखी तो रखी किसने? तो मन्ने के पता, मन्ने तो सोची इस सोनू ने राखी होगी उड़ा कुल्हाड़ी। बड़े इसमें ना घसीटो महेंद्र जी, मने कुछ ना पता। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? लग रहा है जैसे मैंने ही खुद मारा है दोनों को। अरे तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? हैं? जो भी हुआ अच्छा हुआ। कानून को चांद प्रकाश की खूनी कुल्हाड़ी दे दी, वरना इल्जाम हम पंचों पे आता कि भाई जात बिरादरी के चक्कर में हमने उस छोरा छोरी को मार डाला। सुनो, इस देवकी पर नजर रख, वरना सारे गांव को ले डूबेगी ये। ये सब काम हमसे ना करवा बापू, वरना बाद में फंसते हम ही हैं। अरे बावड़ा चाहिए। महेंद्र, तू गांव में सबसे समझदार है, तू उस पर नजर रख। जी सरपंच जी, इब तो मैं ही रखूंगा इस देवकी पे नजर। के अनर्थ हो रहा है हमारे साथ सरकार। बड़े बड़ा अपना बेटा खोया, और ये अपना छोटा भाई महेंद्र, पता नहीं कौन दुश्मनी निभा रहा है हमारे साथ सरकार। महेंद्र प्रकाश की मौत कैसे हुई? आत्महत्या योर ऑनर, आत्महत्या। महेंद्र प्रकाश ने पुल से कूद के अपनी जान दे दी। जज साहब, ये आत्महत्या नहीं हत्या है। बहुत सुंदर है तो। आप वहां पे थे जो आपने देखा अपनी आंखों से कि दुर्भाग्यवश नहीं था, होता तो महेंद्र प्रताप को बचा लेता। आप वहां होते तो क्या देखते? अरे देखता कैसे कूदता, और क्या देखता उसमें। और पुल से कूदने के लिए पुल के मुंडेर पर या दीवार पर खड़े होना या हाथ लगाना आवश्यक है। अरे बिल्कुल जरूरी है। किंतु योर ऑनर, उस पुल के मुंडेर पर न महेंद्र प्रताप के पांव के निशान मिले, न हाथों के। इसका सीधा साधा अर्थ है जज साहब, किसी ने महेंद्र प्रताप के शरीर को वहां से उछाल कर नीचे गिराया है। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। मारे को भी लगता है कि किसी ने हमारे भाई महेंद्र को मारा है, क्योंकि परसों रात जब वो अपने घर लौटा तो एक तो खाना मारे हलक त नीचे तभी जाएगा जब मारे भतीजे सुरेश के कातिल का पर्दाफाश हो जाएगा। सुरेश का कातिल? उस रात महेंद्र फोन पर किससे बात कर रहा था? पता ना है जी, क्योंकि महेंद्र की लाश से कोई फोन ना मिला। लेकिन मारे को पता है कि वो उस रात कहां गया था। ये सरपंच जी के पास। क्योंकि साहब जी, उस रात उसके जाने के बाद सरपंच जी के आदमी का फोन आया था उसके पास। घूरिए मत सरपंच जी, इब मैं डर गया तो लानत हमारी जिंदगी पे। साहब जी, इब मैं आपको सब सच बताता हूं। देखिए मनोहर बाबू, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत ना है। कट टू कट मुद्दे की बात पर आता हूं। मेरा बेटा सेन है सोनू, पिंकी से घड़ा लाड करे से उसके साथ शादी रचाना चावस है।
मैंने मना कर दिया कि भाई ऐसा ना हो सके, लेकिन क्या करूं, बाप हूं ना। बेटे की जिद के आगे हार गया और मैंने वचन दे दिया, बेटा तेरी शादी पिंकी के साथ ही होगी। आपका जो छोरा है सुरेश आजकल पिंकी के साथ घनी घुटर घूम कर रहा है, उसे समझा देना कि पिंकी के साथ अपनी लव स्टोरी को इतने ही खत्म कर दे, नहीं तो हम उसे खत्म कर देंगे। सरकार, सरपंच लक्ष्मण लाल ने ही मारा है मेरे बेटे और मेरे भाई महेंद्र प्रताप को। माई बाप, ये अपने छोरे और छोटे भाई की मौत की वजह से बावड़ा हो गया है, तभी तो अनाप शनाप बोल रहा है। भला मैं अपने इस बेटे सोनू की शादी पिंकी से कैसे करवा देता? सरपंच जी, जब आपको इन दोनों की शादी नहीं करवानी थी तो फिर आपने पंडित जी से सोनू और पिंकी की कुंडली क्यों मिलवाई थी? ये सब तुझे कैसे पता? पंडित की छोरी देवकी, तुझे तो मैं... छोड़िए जनानियों को, मर्दों में आई है। क्यों कुंडली मिलवाई थी आप? देखिए, जब बात निकल ही गई है तो हाँ, मेरा बेटा सोनू पिंकी से शादी रचवाना चाहता था। यह सच है वकील साहब, और यह भी सच है कि उस दिन मैं मनोहर को धमकी देने उसके घर गया था। मैं अपने बाप दादा की कसम खाकर कहता हूं कि पिंकी और सुरेश की हत्या हमने ना की, और ना ही इस हत्या में हमारा कोई हाथ है। यह भी सच है माई बाप। इसका मतलब ये हुआ सरपंच जी कि सोनू ने आपसे बिना कहे, आपसे बिना पूछे उनकी हत्या की है अकेले। के बारे बात कर रहे हैं वकील साहब, वो ऐसे ना कर सके। अरे बावड़े होने की क्या बात है इसमें सरपंच जी? आप ही ने कहा था कि आप ही के कहने पर सोनू गनौर आ गया था, वहां जाकर उसने पिंकी और सुरेश की हत्या कर दी। ओहो, यह असंभव है। अरे असंभव क्यों है? सोनू जानता था कि वो दोनों कहां छिपे हुए हैं, वहां जाकर उसने हत्या की है। साहब, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं किया? क्योंकि उस रात वो गनौरा गया ही नहीं। अगर वो गनौरा गया नहीं था तो फिर उसने चांद प्रकाश जी को पिंकी और सुरेश की हत्या करते हुए कैसे देखा सरपंच जी? दूरबीन से? आपने तो हमें फंसा दिया, पूरी तरह फंसा दिया। अब क्या करेंगे सोनू जी? सच का साथ देंगे, अब आपको झूठा साबित करेंगे? बापू सच बोल रहे हैं, हम उस रात गणोरा पहुंचे ही नहीं। तो अदालत में झूठ क्यों बोला था? ताकि जे चांद प्रकाश को पूरी तरह सजा हो जाए। ये मारी और पिंकी की शादी के सख्त खिलाफ था, तब से मैं इससे दुश्मन बन बैठा। ऐसी बदला, रिवेंज, प्रतिशोध। लेकिन कुल मिला के सत्य ये है कि आप घनौरा गए ही नहीं और आपने चांद प्रकाश जी को सुरेश और पिंकी की हत्या करते हुए नहीं देखा। ना जी, हम तो घनौरा तक पहुंच ही ना पाए। हमारी तो बाइक की 5 मिनट बाद फेल होगी। हमने ना पता कि ये मंदिर गए कि घनौरा। वेरी नाइस। तो मतलब के अभी तक चांद प्रकाश जी के नए बयान का कोई सबूत ना है। ये तो घनी बुरी खबर है केडी भाई, क्योंकि भले ही सोनू लाल की गवाही झूठी हो, लेकिन कुल्हाड़ी पे लगा खून चीख चीख के कह रहा है योर ऑनर कि उस रात चांद प्रकाश जी मंदिर में ना बल्कि घनौरा के उस कमरे में थे जहां उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से अपनी बेटी और दामाद का कत्ल कर दिया। नहीं 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 वकील साहब, जज साहब, आप हमें किसी भी इल्जाम में, किसी भी आरोप में सूली पे चढ़ा दो, फांसी दे दो, लेकिन बेटी के कत्ल के लिए नहीं, वरना फांसी हमें नहीं, बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी, बाप बेटी के रिश्ते को लग जाएगी।
मिल गया सर। सेल कंपनी से महेंद्र प्रकाश का फोन रिकॉर्ड। मुझे लगता है मरने से पहले महेंद्र प्रकाश इसी नंबर पे बात कर रहा था। लगा जरा। सर किसी डॉक्टर सरला का क्लिनिक है। महेंद्र प्रकाश किसी महिला डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों बात करेगा? एक काम कर वरुण, तू जा और पता लगा कि क्या माजरा है। भाई वकील बाबू, हमने सुना है कि कल रात को किसी ने आपको एक कुल्हाड़ी भेजी, क्या ये सच है? जी ठीक सुना है। पंचायत चाहती है कि उस कुल्हाड़ी को तुम यहाँ मेरे सामने पेश करो। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, संभव नहीं। वो कुल्हाड़ी तो मैंने पुलिस के हवाले कर दी है, वो सरकारी सबूत है। एक बात समझ में ना आ रही, चांद प्रकाश की कुल्हाड़ी तो अदालत में जमा थी, फिर ये दूसरी कुल्हाड़ी कहां से पैदा हो गई? सरपंच जी, वो कुल्हाड़ी किसकी थी, उस पर खून किसका था, ये तो कल आपको, मुझे, यहाँ उपस्थित बाकी सारे लोगों को पता चल ही जाएगा अदालत में, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कल, तैयारियां करनी है। केस के बाद बैठ के वार्तालाप होगी। मतलब हमारी तरह ये कुल्हाड़ी आपको भी भेजी गई? जी जी, मुझे भी भेजी गई थी। अब योर ऑनर, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आती है। खेड़ी सर, ये लीजिए, आ गई। ये लीजिए योर ऑनर। ये क्या है मिस्टर केडी? क्या हुआ था सर? इस पे ये खून के निशान नहीं है, ये तो कोई लाल रंग का पेंट है, और इस पे जो निशान है वो आपकी उंगलियों के हैं मिस्टर केडी पाठक। जी जी जज साहब, लाल रंग की पेंट है और जो उंगलियों के निशान हैं वो मेरे ही हैं। हम समझे नहीं। जज साहब, दरअसल मैंने ये कुल्हाड़ी जो है ये मेरे सहायक वरुण द्वारा लाजवंती जी के घर के बाहर, दरवाजे के बाहर फेंकवाया था। अरे यो क्या मतलब हुआ? हा? तो फिर पुलिस रिपोर्ट करवाने का और फोरेंसिक रिपोर्ट करवाने का क्या मतलब? सबका टाइम वेस्ट। ये तो सबकी आंखों में धूल झोंकना हुआ। नहीं जज साहब, दरअसल ऐसा नहीं है। मैं अदालत की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाह रहा था, मैं किसी और की आंखों में धूल झोंकना चाह रहा था, ताकि इस केस पर पड़े हुए धूल को मैं जरा सफा कर सकूं, ताकि सबको सब कुछ साफ नजर आए। थोड़ा सा पेचीदा है भरद्वाज जी, मैं समझाता हूँ धीरे धीरे। मैं समझाऊं उससे पहले योर ऑनर, मैं देवकी को कटघर में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो जज साहब, हुआ ये कि मनोहर जी ने कहा था कि महेंद्र जी की मृत्यु की रात महेंद्र जी ने किसी को फोन किया था, तो हमने महेंद्र जी के दूरभाष यंत्र की सूची निकलवाई, जहां से ये पता चला कि उन्होंने रोहतक हरियाणा में किसी गायनोकोलॉजिस्ट यानी कि गर्भपात की डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर सरला दोषी। डॉक्टर सरला दोषी से मिलने के बाद यह पता चला योर ऑनर कि यहां से कालकोरा से कोई लड़की उनके पास गई थी ये जानने के लिए कि वो गर्भवती हैं या नहीं। देवकी, तुम गई थी डॉक्टर सरला दोषी के पास। डॉक्टर दोषी का लिखित बयान आपकी मेज पर है जज साहब, तुम गई थी या नहीं? जी, ये सच है कि हम पेट से थे। महेंद्र जी ये जान चुके थे कि तुम गर्भवती हो, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सरला दोषी को फोन किया था, क्या ये सही है? जी,
और तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके पिता सुरेश थे, क्या ये भी सही है? जी, ये भी सच है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक तरफ तो सुरेश आपके साथ इश्क कर रहे थे और दूसरी ओर वो पिंकी से ब्याह रचा रहे थे, सही है? जी। तो जब आपने सुरेश को बताया कि आप उनके बच्चे की माताजी बनने वाली हैं, तो क्या सलाह दी थी सुरेश ने आपको? जी, उसने अपनी जिम्मेदारी साफ निभाने से इनकार कर दी थी साहब, और कहा था कि मैं उसे भूल जाऊं क्योंकि वो पिंकी से शादी कर रहा था। देवकी, ये तो कोई कारण नहीं हुआ वहां जाकर उन दोनों को इतनी बेरहमी से मारने का। हत्या नहीं करनी चाहिए थी आपको उनकी। नहीं साहब, नहीं, हमने उन दोनों को नहीं मारा साहब। आपने सुरेश को नहीं मारा? नहीं साहब, इस पूरे केस में हम आपके सहयोगी रहे हैं। हाँ, भले ही सुरेश ने हमें धोखा दिया, पर हमने सुरेश को नहीं मारा साहब। और पिंकी तो हमारी सहेली थी साहब। हम उसको क्यों मारेंगे साहब? नहीं साहब, हमने उन दोनों को नहीं मारा हमने उन दोनों को। एक मिनट। ये कालकोरा में एक पुराना विद्यालय है, उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के पीछे एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के नीचे एक गड्ढा है जिसमें कुछ गड़ा हुआ है। क्या गड़ा हुआ है उस गड्ढे में? मुझे क्या पता, हम नहीं जानते इन सब के बारे में, हमें कुछ नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, ऐसे कैसे? मरने कैसे पता होगा? अरे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल रात को आप उसी गड्ढे में कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? योर ऑनर, यही है मेरी इस रंग लगे हुए कुल्हाड़ी की कहानी। जब मुझे देवकी और सुरेश के संबंध का पता चला और इनकी गर्भावस्था के बारे में पता चला, तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन्होंने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए सुरेश और पिंकी की हत्या की। किंतु मैं इन्हें हथियार समेत रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने ये कुल्हाड़ी लाजवंती जी के घर के बाहर फेंकवाई, ताकि देवकी जी को लगे कि हमें हत्या का हथियार मिल गया, और उसकी पुष्टि करने के लिए वो उस जगह जाए जहां इन्होंने हथियार को छिपाया था। और ऐसा ही हुआ यार। ये छोटा सा खेल मुझे खेलना पड़ा जज साहब, मैं अदालत से क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब कत्ल का असल हथियार ये कुल्हाड़ी और ऑनर जो पुराने विद्यालय के पीछे, पेड़ के पीछे, पत्थर के नीचे गड्ढे से बरामद हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि फोरेंसिक जांच भी यही कहेगी कि इस पर जो खून लगा हुआ है वो पिंकी और सुरेश का है, और इस पर देवकी की उंगलियों के निशान है। देवकी, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस कुल्हाड़ी की फोरेंसिक्स रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह हत्या आप ही ने की है। या तो हम फोरेंसिक्स रिपोर्ट का इंतजार कर सकते हैं, या आप इकबाल जुर्म कर सकती हैं, जैसे आपकी मर्जी। बहुत पुरानी कहावत है कि बुरी खबर सुनने और सुनाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहेंगी देवकी जी? हमने मारा हमने मारा।
को मारकर घड़ोना पे 2 आदमी को पैसे देकर उनकी लाश पुल के नीचे फिकवा दी। 4 सालों से चाहती थी मैं सुरेश को, 4 साल। और उसने चुना भी तो किसे? उस पिंकी को, जिसने शादी के सारे कामकाज खुद हमसे ही करवाए, ये जाने बिना कि सुरेश उसका नहीं, सुरेश मेरा है, सुरेश मेरा था। और क्या सजा देती उन दोनों को मैं? मार डाला दोनों को मैंने। मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी मैं? लेकिन चांद प्रकाश के खून से सनी वो कुल्हाड़ी। पुलिस के आने से पहले मैंने ही वो कुल्हाड़ी मंदिर की झाड़ियों के पीछे से चुरा और मेरे कंगनों में सुरेश और पिंकी का सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसी खून को मैंने किसी भी तरह उस कुल्हाड़ी में लगा दिया और उस कुल्हाड़ी को बोरी में डालकर आपके घर के सामने रख दी। महेंद्र सिंह जी को उस रात महेंद्र प्रकाश मुझसे पुल पे मिलने आया था, ये बताने कि वो मेरे और सुरेश के बारे में सब कुछ जान चुका है। इसलिए उनका अदालत में सच बताने से पहले मौका पाते ही मैंने उसे पुल से धक्का दे दिया। उसे भी मैंने मार डाला सुरेश के लिए। ताऊ जी जैसा बाप सिर्फ अपनी बेटी की लंबी उम्र की कामना कर सकता है, उसे मार नहीं सकता। ताऊ जी निर्दोष है साहब। देवकी जी, ऐसा कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब जायज है, किंतु हत्या नहीं। आपका निर्णय है जज साहब। गवाहों के बयानात और हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत सूरज प्रकाश और पिंकी उर्फ पद्मिनी प्रकाश और महेंद्र सिंह के कत्ल में देवकी चंद्र को दोषी पाते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद का हुक्म सुनाती है और पिंकी के पिता चंद्र प्रकाश को बेगुनाह पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। भरद्वाज जी। केडी साहब, वैसे तो जब मैं केस जीतू हूं तब ये बोलूं कि भाई वाह बहुत सुंदर फलाना ढिमाका, लेकिन आज सच्चाई की इस तरह जीत देखकर कहना पड़ेगा कि भाई वाकई बहुत बहुत सुंदर। भरद्वाज जी, कभी कभी जब मन में दुविधा हो तो दिल की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि दिल होता तो लेफ्ट पे है, लेकिन दिल की बात हमेशा राइट होती है। मैं राइट और राइट। सेठ, झंडा ले लो ना सेठ। थैंक यू सेठ। अरे सेठ, आपका पीछे का टायर पंचर है, ये नहीं तो हवा कम है, देखो तो। सॉरी सेठ, मेरे को पुलिस में मत लेके जाना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहां मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। अच्छा, तो क्या करूं फिर? करना क्या है साहब, बस 2 लाफा मार दो और जाने दो। अगर घर में बीमार माँ और अंधी बहन ना होती तो पुण्य काम कभी नहीं करता साहब। प्लीज साहब, जाने दो ना साहब, अच्छे फैमिली से, फिर दोबारा कभी नहीं करेगा साहब, गॉड प्रॉमिस साहब। नाम क्या तेरा? 212 नमृत नाम है अपना, ये पास वाली म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता हूँ साहब। आप जान दो ना साहब, प्लीज साहब।
भाग। और क्या आरती उतारूं तेरी? साले उस आदमी की जगह कोई और होता, पकड़ के तेरे को अंदर कर देता, और ये साले सब भी अंदर जाते। एक पॉकेट भी नहीं मार सकता। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में धुलाई हो गई। अब तो चलता रहता है हर लाइन में सेट। उधर ये राग पट्टी देना तेरे को कौन सिखाया? मैं सिखाया? तू अपने बॉस पे ट्राई मारता। तेरी कैची जैसी जुबान का एक ही इलाज है, कैची। रेड्डी, कैची लेके आ। जब्बार सेठ, रहने दो ना, गलती हो गई उससे। तू हट। जब्बार भाई रहने दो ना, बच्चा है। बच्चा है? गूंगा बना के भिख मंगवाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कमाई करेगा। नहीं सेठ, मेरा काम डबल कर दो, मगर ये मत करो सेठ। रेड्डी, लेके जा इसे। साले को 2 दिन खाना मत देना। जब 2 दिन खाना नहीं मिला ना तो उसके बाद जवान भले ही फिसल जाए, लेकिन साले के हाथ नहीं फिसलेंगे। कौन है? हीराबाई तुम हो क्या? वरुण ब्रो, वेरी सॉरी, पर गई तेरी रानी, गई तेरी रानी। कब से ऐसे चेस सिखा रहा हूँ, सीखता नहीं। चेस तो तुम बहुत अच्छा खेलता है केडी, पर एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे हाथ से भाग गया। मिस्टर बिलमोरिया भागा नहीं होगा। आई एम श्योर सर ने उसे जाने दिया होगा, राइट सर? और कोई चारा भी नहीं था। इतने छोटे बच्चे पे जेल का ठप्पा लगता तो बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे भी इस उम्र में जेल नहीं, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। खिरी सर, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों? कहते हैं कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली है। ऐसा किया है तुमने? नहीं सर, सुपर मॉडल मनदीप कौली, किसी ने उसको छुरा मार दिया है। क्या जरूरत थी केडी को ये केस लेने की? पूरी दुनिया जानती है कि मनदीप और उसके बॉयफ्रेंड नीरज के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और ऊपर से इतने सारे सबूत मिले हैं कि क्या हुआ वरुण? दवे, मनदीप की हाइट कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। और नीरज की हाइट 5 फुट 10 इंच। अरे यार पूरी बात तो बताओ। लगता है केडी के साथ रहकर तुम्हारी आदत भी बुरी हो गई है, आधी बात को गुल करने की। दवे, पूरी बात यह है कि केडी सर ने केस लेकर सही किया है, और मनदीप का कत्ल नीरज ने नहीं किया। और तुमने ये बात पर्दा नाप कर जान ली है? दवे, सारी बातें तुम्हें केडी सर अदालत में समझाएंगे। योर ऑनर, ये अखबार 10 दिसंबर 2011, 29 दिसंबर 2011 और 11 जनवरी 2012 के, जहां की पेज 3 की टॉप स्टोरी पर एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, और वो है
विख्यात सुपरमॉडल मनदीप कोहली और उनके बॉयफ्रेंड नीरज महेंद्रू का वायलेंट ब्रेकअप। किस तरह एक विख्यात नाइट क्लब में उन दोनों के बीच नियरली हाथापाई हुई, जहां पर नीरज ने उनको जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद 10 दिनों तक खामोशी। और फिर 21 जनवरी 2012 2:35 जब मनदीप अपने कंप्यूटर पर अपने दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, तभी नीरज ने उनके फ्लैट में उनकी परमिशन के बिना एंट्री ली। चाबी की मदद से, जो मनदीप कोहली के फ्लैट की इकलौती स्पेयर की है जो सिर्फ नीरज के पास थी। और उसके बाद नीरज उनकी बेडरूम की तरफ बढ़े कुछ ढूंढते हुए। जब मनदीप आगाह हुई तो वो भी अपनी बेडरूम की तरफ बढ़ी, जहां पर नीरज ऑलरेडी उनकी ताक में खड़े थे। जहां पर नीरज ने मनदीप पर उन्हीं की किचन नाइफ से कातिलाना हमला किया और ये चाकू पुलिस को लिफ्ट की शाफ्ट में मिला। और इस चाकू पर योर ऑनर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर पाठक, लेकिन नीरज के उस फ्लैट में होने के बहुत से निशान मौजूद हैं। पहला, जब नीरज वहां से भागे तो गलती से उनका लाइटर कार्पेट पर गिर गया। दूसरा, मनदीप कोहली के फोन पर लास्ट रिसीव्ड कॉल नीरज महेंद्रू का था, जो कि हमको इन रिकॉर्ड से पता चलता है। और तीसरा, मनदीप कंप्यूटर पर अपने एक दोस्त के साथ चैटिंग कर रही थी, जहां पर उन्होंने लिखा था ही इज थ्रेटनिंग टू किल, अर्थात वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मिस देवयानी, जस्ट अ मोमेंट मिस्टर पाठक, एक सबूत बाकी। कैरी ऑन प्लीज। बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली, जिसने नीरज को कत्ल से 5 मिनट पहले मनदीप के 9th फ्लोर के फ्लैट में खुद छोड़ा। एन आई विटनेस योर ऑनर। हो गया आपका? आप बोल लीजिए। हाँ धन्यवाद। मिस बोस, आपकी ये जो 4 दलील आपने कोर्ट के समक्ष रखी है, आधी झूठ है आधी सच है, समझिए आप। नेवर माइंड, मैं समझाता हूँ। जी योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया की पहली दलील कि मेरे मुवक्किल नीरज मनदीप जी के फ्लैट में डुप्लीकेट चाबी से दाखिल हुए थे। यह सच है कि उस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी इनके पास थी, लेकिन वो चाबी ये चाबी नहीं जो प्रोसिक्यूटर महोदया ने आपको बताया। वो चाबी मेरी जेब में है योर ऑनर, ये रही जो पुलिस ने इनसे बरामद की। इनकी दूसरी दलील कि नीरज जी अपना लाइटर कत्ल के समय मनदीप जी के फ्लैट में भूल कर चले गए थे। यह सच है योर ऑनर कि वो लाइटर नीरज जी का ही है, लेकिन वो लाइटर इन्होंने 10 दिन पहले वहां गलती से छोड़ा था। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लाइटर वहां पर 10 दिन पहले गिरा था, कत्ल के दिन नहीं? क्योंकि मिस बोस, जब पुलिस ने ये लाइटर वहां से बरामद किया तो लाइटर के इर्द गिर्द कारपेट पर 6 इंच का पेट्रोल का दाग था। योर ऑनर, उस लाइटर में से बूंद बूंद करके पेट्रोल लीक हो रहा था, जिसके कारण यह दाग बना। पुलिस घटनास्थल पर हत्या के ठीक 2 घंटे बाद पहुंच गई थी और यह दाग योर ऑनर, इसे बूंद बूंद पेट्रोल से बनने में कई दिन लगे हैं। तो यह स्पष्ट है योर ऑनर कि नीरज जी वहां अपना लाइटर कई दिन पहले भूल कर गए थे। मिस्टर पाठक, जो नीरज जी ने मनदीप को थ्रेटनिंग फोन कॉल्स किए थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो धमकी। ये बात सच है योर ऑनर कि नीरज ने मनदीप जी को धमकी दी थी, किंतु हत्या के दिन पर जब इन्होंने उन्हें धमकी दी थी तो वो फोन कॉल इन्होंने कोलाबा के एनजीओ से किया था योर ऑनर, 022257587 से किया था। कोलाबा मनदीप जी के घर से योर ऑनर
50 मिनट की दूरी पर है। अब मिस बोस मुझे बताइए कि 50 मिनट की दूरी 10 मिनट में कोई कैसे तय कर सकता है? उड़कर, तैरकर, कैसे? इम्पॉसिबल यार। और बिल्डिंग का लिफ्टमैन बाली? हाँ, दुर्भाग्यवश बाली जी का कथन पूरा का पूरा झूठा है। योर ऑनर, मैं बल्ली जी को गड़गड़े में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। यही साहब थे, हमने इनको लिफ्ट में 9th फ्लोर पर छोड़ा था। कौन से लिफ्ट में? अप्सरा टॉकीज में तो लिफ्ट है ही नहीं बल्ली जी। टॉकीज? हाँ, अप्सरा टॉकीज, वहीं जहां आप 403 की नौकरानी रोजी को लेकर गए थे पिक्चर देखने। आवारा आशिक कैसी थी? मजा आया? रोजी ने बताया आपको? हाँ साहब, उस दिन हम ड्यूटी छोड़ के फिल्म देखने गए थे। उस टाइम लिफ्ट में कोई नहीं था। सोसाइटी और पुलिस वालों को इसलिए झूठ बोला कि कहीं उन्हें सच पता ना चल जाए और हमारी नौकरी। धन्यवाद बाली जी। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया के सारे दलीलों का दुखद निधन होने के बाद अब मैं केवल एक ही सबूत अदालत के समक्ष करना चाहूंगा। इस बात से पूरी तरह प्रमाणित हो जाएगा योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल नीरज ने मनदीप की हत्या नहीं की। योर ऑनर, मनदीप जी का मृत शरीर उनके बेडरूम के फर्श पे पाया गया और उसी बेडरूम के पर्दे पर 6 फुट 3 इंच की ऊंचाई पर तेल के निशान पाए गए। फोरेंसिक्स का कहना है कि ये आंवले के तेल के निशान है। आंवले का तेल जो सर में लगाया जाता है, और ये तेल योर ऑनर ना नीरज जी लगाते थे, ना मनदीप जी, और ना उनके घर में आने जाने वाले कोई भी व्यक्ति। इससे स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारे ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। द डिफेंस रेस। वकील सफाई की पेश की हुई तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत ये फैसला करती है कि मिस्टर नीरज महेंद्रू का मिस मनदीप कोहली के कत्ल में कोई हाथ नहीं। इसलिए ये अदालत मिस्टर नीरज महेंद्रू को बाइज्जत बरी करते हुए पुलिस को नए सिरे से इस केस की तफ्तीश करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी सर, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ। सर, ये मेरा कार्ड है। मैं और मेरी माँ एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज फोन कीजिएगा। डेफिनेटली। आजादी मुबारक हो। थैंक यू। क्या कहा था मैंने दबे? केडी सर ने केस लेकर सही किया। बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट केस था। अबे चल। अरे 212 पहचाना मुझे? अदालत में क्यों लाए इसे? अगले केस की सुनवाई इसकी है साहब। क्यों? बदमाश, फिर से किसी की जेब काटी? इस बार इसने जेब नहीं, किसी का गला काटा है। मर्डर। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं। चल। बिस्किट नहीं खाएगा तो परेशानियां दूर नहीं हो जाएंगी तेरी, समझा? चले खा। चलो बता, क्या हुआ था? पकड़ा ढूंढ 212, वरना जब्बार से अपने को हलाल कर देगा। सुबह से बुखार है यार, जबरदस्ती है क्या? नहीं करने का अपन को काम। देख बोल रहा हूँ, मरेगा तू। हाँ, ये भी कोई जीना है क्या ढोलक? देख, अपन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? नहीं नहीं, तू जा, अपने को थोड़ा काम है। अपन देखो डायरेक्ट खोली पे मिलता है। अकेले रास्ते में कहीं मरवा गया तो? अबे जान, अबे जा।
ये लो। ये क्या तूने? हाँ? मार दिया भाई। फिर रेड्डी भाई ने पुलिस बुलाई और वो लोग मेरे को अंदर ले गए। बोली कि जब्बार सेठ को तूने मारा है, जबकि मैं तो उनको बचाने वाला था। वो वाह, तेरा दोस्त ढोलक क्या बोला था? तुझसे मिलने खोली पे आएगा। ढोलक? ढोलक खोली पे आए नहीं, अभी तक गायब है, पता नहीं कहाँ है। साहब, आपने पहले भी एक चांस दिया था, इस बार भी बचा लो ना साहब, वरना ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहाँ मैं इससे भी बड़ा चोर बन के निकलेगा। मेरे को पुलिस में मत लेके जाना, वरना लोग मुझे जेल में डाल देंगे और वहाँ मैं उससे भी बड़ा चोर बन के निकलूंगा। पता नहीं निकलूंगा भी या नहीं, नहीं तो अंदर ही बूढ़ा होके लुढ़क जाऊंगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, काम जे चोरा। बचाऊंगा तुझे, लेकिन एक शर्त पर। तू प्रॉमिस कर कि आज के बाद चोरी नहीं करेगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा। प्रॉमिस? साहब और बिस्किट है क्या? 2 दिन से मार खा रहा हूँ, ये खा के थोड़ा मुंह का टेस्ट बदल जाएगा। ये ले, पूरा तेरे लिए लाया था, भूख लगे तो खा लेना। रेडी? बच्चे गए सारे? इसी डरबे में रखता था ना उन्हें, तुम लोगों का चोरी का स्कूल। नहीं नहीं साहब, कसम से साहब, जब्बार भाई और मेरा धंधा तो सिग्नल पर सिर्फ फल बेचने का है। छोकरे लोग तो बस यहीं पर। बेटा रेडी, फल बेचने का काम। जब्बार तो ऊपर गया, अब तेरी अंदर जाने की बारी है। तैयार हो जा। वरुण, क्या कर रहे हो? फिर से इंच टेप? तेल, वही तेल, आंवला। रेडी? तुम्हारी हाइट कितनी है? साहब कोई 6 फुट से ऊपर है। और तेल कौन सा लगाते हो तुम? जी? I mean, सर पे कौन सा तेल लगाते हो तुम? तेल नहीं साहब, मैं तेल नहीं लगाता हूँ। नहीं लगाते? और तुम्हारे अलावा यहाँ रहने वालों में से और कितने लोगों की हाइट 6 फुट से ऊपर है? मेरे अलावा तो नहीं साहब, यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई भी 6 फुट से ऊपर नहीं है। कोई भी नहीं? एक मिनट साहब, मैं अभी आता हूँ। नहीं टेंशन नहीं लेने का साहब, मैं अभी आता हूँ। वरुण, तुम अब ये मत कहना कि सुपर मॉडल मनदीप का कातिल यहाँ आया था इस खोली में। मैं नहीं कह रहा, सबूत कह रहे हैं। केडी ने एक बार अदालत को गुमराह कर दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन बार बार ये तेल और कद की कहानी सुनाकर तुम मुजरिमों को बचा नहीं सकते। 212 ही खूनी, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इंस्पेक्टर दवे का दावा? That's good. हाँ ना, आता मैं। जी पावलेना, पुलिस के आगे कुछ बोलने का नहीं। जी बोलेगा तो ये बोलेगा। जी क्या? 212 तुम्हारा असली नाम क्या है? जैच 212। 12 साल पहले अपुन की माँ ने अपुन को 212 की बस स्टॉप पे रख के भाग गई थी, तभी से अपुन का नाम 212। कभी दूसरा नाम नहीं रखा? दूसरा नाम है ना, हरामी, चोर, बदमाश, बहुत नाम है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस बॉस, नाम से केस का अंजाम नहीं बदल जाएगा। नाम को छोड़िए, अपनी पैरवी कीजिए। योर ऑनर, ये लड़का जितना सीधा और मासूम लगता है, उतना ही संगीन इसका जुर्म है। ये एक पेशेवर जेब कतरा है जो जब्बार खान के फलों के धंधे में उसके यहाँ काम किया करता था। 26 जनवरी की शाम 4 बजे जब इसने अपने सेठ को अकेला पाया तो उसके पेट में छुरा घोंपा और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसके भागने से पहले मिस्टर जनार्दन रेड्डी, जो मिस्टर खान के बिजनेस एसोसिएट हैं, उन्होंने इसे पकड़ लिया। कत्ल की वजह? कैसा व्यवहार करता था जब्बार खान तुम्हारे साथ? व्यवहार बोले तो
मेरा मतलब कैसे कैसे पेश आता था तुम्हारे साथ? बहुत गलत। जब्बार शेठ मारते थे, कभी चप्पल से, कभी लकड़ी से, कभी गाली से, तो कभी हाथ से। सिर्फ मेरे को ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो उनको फ्रूट्स बेचते थे। क्या मैडम, काहे को गलत बोलती हो? जब्बार सेठ हम सबसे पाकिट मारी और चोरी कराते थे, और मैं उनको मारा नहीं। मैं तो रेड्डी भाई ने बेकार में आके मेरे को पकड़ दिया। साहब, मैंने तो वही कहा जो देखा। ये लड़का एकदम झूठ बोल रहा है साहब। हमारा कोई चोरी वोरी का धंधा नहीं है, हमारा तो फ्रूट बेचने का काम है साहब। उल्टा जब्बार भाई इसको कितनी बार चोरी करने से रोका, पर ये अभी पिछले दिन जब्बार भाई इसको नौकरी से निकाल दिया और उसका पैसा भी काट लिया। उसी का बदला लेने आया और भाई को मार डालो। उसका मतलब तुम वहां पर अपने पैसे लेने गए थे? क्या? नहीं तो। ए रेड्डी, झूठ के बोलते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। रेड्डी साहब, आपका कहना है कि आपने 212 को वहां रंगे हाथों पकड़ा? जी साहब। क्या आपने 212 को जब्बार पे चाकू चलाते हुए देखा? नहीं साहब, नहीं देखा। योर ऑनर, फोरेंसिक्स के अनुसार जब्बार पर चाकू का वार बाएं से दाएं 30 डिग्री के एंगल पर किया गया था। ऐसा वार सिर्फ बाएं हाथ से किया जा सकता है योर ऑनर। दाहिने हाथ से ये वार उल्टा हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? क्या ये वार सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति ही कर सकता है? एब्सोल्युटली योर ऑनर, ये वार किसी लेफ्ट हैंडेड इंसान ने किया है और 212 राइट हैंडेड। मिस्टर पाठक जी, एक सेकंड, क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ देखिए। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई राइट हैंडेड आदमी इस तरह से अटैक नहीं कर सकता? जी, मेरे अनुसार तो नहीं कर सकता। और अगर मैं ये करूं तो? योर ऑनर, ऐसे मैंने महिलाओं को नृत्य करते हुए देखा है, कभी किसी को इस प्रकार चाकू चलाते हुए नहीं देखा है। मिस्टर पाठक, कौन सी रूल बुक में लिखा है कि चाकू को इस तरह नहीं चला सकते और वैसे चला सकते हैं? जब्बार का कत्ल इसी लड़के ने किया है। एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। जब्बार की हत्या मेरे मुवक्किल 212 ने नहीं की, किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका कद 6 फुट 3 इंच है और जो अपने सर में आंवले का तेल लगाता है। मिस्टर पाठक, मुझे लगता है कि आजकल आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि किसी और केस की दलील आप यहाँ पर दोहरा रहे हैं। आपने सुपर मॉडल मनदीप कोहली के मर्डर केस में भी यही बात की थी। हत्यारे का कद 6 फुट 3 इंच का था और हत्यारे ने अपने सर पर आंवले का तेल लगाया था, जिसके कारण उस पर्दे पर ये चिन्ह लगे। एग्जैक्टली। क्या बात है, आपके स्मरण शक्ति की मैं दाद देता हूं। और इस केस में भी यही कहूंगा योर ऑनर, क्योंकि जब्बार की हत्या जिस खोली में हुई थी उस खोली के दीवार पर भी 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई पर आंवले के तेल के निशान पाए गए। सीरियस मिस्टर पाठक? यस आई एम। कहां एक सुपर मॉडल के अप मार्केट फ्लैट में मर्डर और कहां पर एक खोली में रहने वाले फ्रूट वेंडर का कत्ल, और आपका ये आंवले का तेल। योर ऑनर, मुंबई शहर में मर्दों की औसत कद 5 फुट 3.5 इंच है, जिसमें से 4% मर्द, केवल 4% 6 फुट के ऊपर है, जिनमें से 0.5% मर्द 6 फुट 2 इंच के ऊपर है, जिनमें से केवल 10% अपने सर में तेल लगाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ योर ऑनर, सरल शब्दों में, कि मुंबई में जितने मर्द हैं उनमें से केवल 0.05% में से है हमारा हत्यारा। जिसका अर्थ यह होता है कि दोनों अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग व्यक्ति होने के बजाय एक ही व्यक्ति के होने की संभावना अधिक है। साधारण गणित मिस बोस। मिस्टर पाठक जी, आप अपने साधारण गणित की मदद से आप अपने इस 0.05 वाले व्यक्ति को ढूंढिए, तब तक मैं इस कोर्ट में आपकी हर दलील को 0.00 पर लाकर खड़ा कर दूंगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपका ये 212 खुद अपने आप अपना जुर्म कबूलेगा। तुम्हारा एक दोस्त भी था ना तुम्हारे साथ, ढोलक, कहाँ है वो? पता नहीं, अब उनसे मिलने भी नहीं आया और अब मिलने आएगा भी नहीं 212, क्योंकि ढोलक वो पैसे लेकर भाग चुका है। कौन से पैसे?
वही पैसे जो तुमने जब्बार की अलमारी से मिलकर चोरी किए। पैसों की चोरी की क्या बात है मिस प्रोसिक्यूटर? योर ऑनर, आज सुबह मिस्टर रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में अपना नया बयान दिया है कि जब्बार की अलमारी में 1.5 लाख रुपए और कुछ महंगी घड़ियां थी जो चोरी हो गई। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एग्जामिनेशन के बाद हमें यह पता चला है कि वहां पर 2 लड़कों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक फिंगरप्रिंट उस लड़के ढोलक का और एक फिंगरप्रिंट इनके क्लाइंट 212 का। योर ऑनर, मैं रेड्डी साहब से पूछना चाहूंगा कि अचानक आज इन्हें कैसे चोरी की याद आई, पहले क्यों नहीं? अब क्योंकि जब्बार भाई का अलमारी मैंने आज ही खोला। उसका मतलब तुम दोनों, यानी कि तुम और ढोलक, जब्बार की अलमारी से वो पैसे और वो महंगी घड़ियां चोरी करने गए थे। तुम चोरी कर रहे थे जब जब्बार कमरे के अंदर आया, उसने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। घबराहट में तुमने उसके पेट में छुरा घोंप दिया और वहां से ढोलक वो पैसे लेकर भाग गया। तुमने भागने की कोशिश की, तभी मिस्टर रेड्डी ने तुमको वहां पर रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं, ये झूठ है। चोरी तो अपन लोग ने एक दिन पहले ही की थी और किसी ने पकड़ा भी नहीं। फैंटास्टिक 212, थैंक यू सो मच। लेकिन अब तुम पकड़े गए क्योंकि तुम्हारे बिस्तर के नीचे जौनपुर की 2 ट्रेन टिकट्स पाई गई जो उसी रात की थी। मतलब तुम्हारा प्लान बहुत सॉलिड था, चोरी एंड मर्डर। प्रोसिक्यूटर साहब, if you don't mind, excuse me. देखो 212, जज साहब को सच सच बताओ, नहीं तो आगे चल के तुमको मुश्किल हो सकती है। बताओ सच क्या है? साहब, जब्बार सेठ हम सबसे चोरी कराता था और सारा माल खुद रख लेता था, इसलिए मैं और ढोलक उससे तंग आके एक आखिरी चोरी का प्लान किए। हमने सोचा कि सारा माल लेकर ढोलक के गांव जौनपुर भाग जाएंगे और उस रात तो फिर तुम भागे क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बुखार हो गया था और वैसे भी ट्रेन की टिकट अगले दिन की थी। कमाल है, ये दुनिया के पहले ऐसे चोर हैं जो चोरी करके एक पूरा दिन वहां पर आराम करते हैं कि हम अगली रात भागेंगे। What a stupid story this is। जब्बार खान का कत्ल इस लड़के ने किया। नहीं। 212, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब्बार को ढोलक ने मारा और ढोलक तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसे बचाने के लिए? लेकिन ढोलक तो वहाँ आया नहीं, वो कैसे मारेगा? तो उसका मतलब जब्बार का कत्ल तुमने किया है 212? प्लीज मिस बोस। मैं तो जब्बार सेठ को मरने से पहले पानी पिला रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर महोदया के कहे अनुसार ढोलक और 212 जब्बार के यहाँ चोरी कर रहे थे जब जब्बार ने इन्हें पकड़ा। और अगर भागने की बात आती और भागते हुए उन्हें मारने की बात आती तो भला ये उन्हें पानी कैसे पिलाता, क्यों पिलाता? वहां पर कोई पानी का ग्लास बरामद नहीं हुआ। मिस्टर पाठक, इस लड़के ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपको जरूर गुमराह कर दिया, लेकिन इस कोर्ट की आंखों में वो धूल नहीं झोंक सकता। योर ऑनर, दिस बॉय इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर और इसे फौरन रिमांड होम भेज देना चाहिए। मैं जो समझा रहा हूँ बात तेरे भेजे में घुस रही है या नहीं? तूने और ढोलक ने जब्बार के यहाँ जो चोरी की थी, पुलिस अदालत में कहेगी कि उसी चोरी के चलते तुम दोनों ने जब्बार का खून किया। समझ रहे? ये ढोलक के साथ बनती थी तेरी, मतलब विश्वास करता था, उस पर भरोसा करता था। साहब, ढोलक तो अपन के बड़े भाई जैसा था। इस दुनिया में हम ही थे एक दूसरे के लिए। अगर ऐसा है तो चोरी का माल लेके भाग क्यों गया? तुझे निर्दोष साबित करने के लिए पहले ढोलक को ढूंढना होगा। कहाँ गया वो? उसके गांव जौनपुर तो नहीं गया, यहाँ ही कहीं छुपा है। जी हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। मैं इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश भी कर रही थी, और आप तो जानते हैं ना जब्बार का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जी मौली जी, 212 पर जब्बार के कत्ल का इल्जाम है और ढोलक फरार है। क्या वो आपसे मिलने आया था? जी नहीं, वैसे भी इन्हें कोई तकलीफ होती है तो ये मेरे पास ही आते हैं।
मुझे टीचर दीदी कहते हैं। अपन टीचर दीदी के पास दवाई लेने जा रहे हैं, आता है क्या? थैंक्स मैम। अगर ढोलक आपसे मिलने आए तो काइंडली गेट इन टच विद अस। जी, मैं मिस्टर पाठक को फौरन बता दूंगी। 212 को बचाने में अगर मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। लड़का थोड़ा शैतान है पर बहुत मासूम भी है। थैंक यू सो मच। हाँ बाबूलाल, वो लड़का ढोलक जिसे मैंने तुम्हारे पास छुपाया है, उसे कहीं जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ, समझे? तेरी किस्मत अच्छी है वरुण, वरना तो उस किलर का तीसरा शिकार होता। चल पता कर गाड़ी का नंबर किसका है। सर आपको पक्का यकीन है कि सुपर मॉडल मनदीप और जब्बार का कातिल एक ही है? यकीन की मंजिल से पहले शक की सीढ़ियां होती है, और हाल फिलहाल मैं उन सीढ़ियों पर खड़ा हूं। यहां से आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब हमें ढोलक मिलेगा, या फिर वो 6 फुट का तेल लगाने वाला किलर। कमेंट। तेल तो इसने भी लगाया है। बोलो सर, ऑफिस के बाहर गाड़ी से कोई ये बैग फेंक कर गया है जिस पर आपका नाम लिखा है। संभालो केडी, बॉम्ब होएगा तो। शी इज गॉट अ पॉइंट। कितने सारे पैसे? हेलो, ये 10 है। 10 और तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मिलेंगे। कौन बोल रही हैं? पहले मेरी सुनो, उस बच्चे को जेल जाने दो, केस खत्म करो, वरना इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा कि संभाल नहीं पाओगे। केडी पाठक। मोहतरमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये बताया कि इस केस में कोई बड़ी बात है। दूसरी बात, अब तो मेरा दृढ़ निश्चय है कि ये केस मैं नहीं छोड़ूंगा। तीसरी बात, ये जो रिश्वत भेजी है आपने मुझे 10 लाख रुपए, ये आप स्वयं लेने आएंगी मेरे दफ्तर या मैं आकर देकर जाऊं? हेलो हेलो। अजीब लोग हैं सर, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग पहले पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और अगर आप ना कहो तब गोली मारते हैं। यहाँ पहले गोली चलाई और अब यह रिश्वत दे रहे हैं। उल्टे धंधे करने वालों की नियत, फितरत और काम सब कुछ उल्टा होता है। हाँ, बिहार से 30, हैदराबाद से 13 और 17 से 8। जोड़ कितने हुए? 51 ना? हाँ नहीं, ये संडे मत भेज, अभी मामला गर्म है, रुक जा। लेकिन एडवांस में भी भेज रहा है ताकि माल रॉक रहे। ठीक, चल रखता है। रेडी? ढोलक का पता चल गया है। क्या? अभी इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचे तुझे उसे पहुंचाना है। शंकर, 212 किधर है? उसको तो जेल हो गई है जब्बार सेठ के मर्डर में। क्या? टेंशन मत ले, लेकिन वो मशहूर वकील है ना केडी पाठक, बचा लेगा उसको। केडी पाठक? केडी सर, कार का नंबर ट्रेस हो गया है, किसी संदीप भट्ट के नाम पर है। जी हाँ, इंस्पेक्टर दवे को मैंने बोल दिया, लेकिन सर ढोलक के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके सारे ठिकाने ट्राई कर लिए।
ओके सर। ढोलक। ढोलक? केडी सर? नहीं, मैं वरुण, उनके असिस्टेंट हूं मैं। इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बताता हूँ, सब बताता हूँ। ढोलक, अब बताओ, इतने दिन तक कहाँ थे तुम? बताता हूँ। बहुत बड़ी गेम है। 212 को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? कैसे? कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था। किसी कोई मॉडल थी। हाँ, मनदीप कोहली। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जब्बार सेठ और उसके बीच में एक कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? क्या कनेक्शन? यही कि तो वरुण, जब ये लड़का तुम्हारे पास आया उस समय तुम ऑफिस में अकेले थे? हाँ, मैं ऑफिस में अकेला था और ढोलक यहाँ बैठा था और वहां से किसी ने उस पर गोली चलाई और भाग गया। अपनी राइफल छोड़कर? ये कैसे हो सकता वरुण कि कोई खून करने के बाद अपना हथियार वहां से छोड़कर भाग गया? और ये बैग और ये पैसे? यार दवे, ये पूरी कहानी मैं तुझे बता चुका हूं। एक मिनट, तू कहीं वरुण पे तो शक नहीं कर रहा? शक करना मेरा काम है केडी। अब तुम ही बताओ कि वरुण और ढोलक इस ऑफिस में अकेले थे और इस राइफल से ढोलक का खून हुआ और ये राइफल वरुण के हाथों में पाई गई है, तो मैं क्या समझूं? इंस्पेक्टर दवे, ये तुम क्या कह रहे हो? केडी साहब, अब वरुण, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, प्लीज। लेकिन केडी साहब। डोंट वरी वरुण, इसे अपनी ड्यूटी करने थे, जा। केडी साहब, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। ढोलक कह रहा था कि मनदीप और जब्बार की मौतों के बीच एक कनेक्शन था। कैसा कनेक्शन? सब वो कुछ बताता, उससे पहले गोली चल गई। तभी तू कहता ना शक करना तेरा काम है। एक और काम देता हूं तुझे। एक गाड़ी में से किसी ने वरुण पर गोली चलाई थी। हाँ दवे। MH02 AJ3959 किसी संजय भट्ट की गाड़ी है। कौन बात करने जाएगा उससे, तू या मैं? मैं पूछता हूं। जा वरुण। केडी साहब, I'll take care of it. चलो। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।